मित्रों, साथियों, आपका सादर अभिवादन। मैं मध्य प्रदेश गर्जना से अनिल सारस्वत। मित्रों, आज एक विषय चर्चा के लिए मैंने चुना है जो मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ। प्रश्न यह है कि कांग्रेस के विधायक ही क्यों बिकते हैं। इस बिंदु से पहले, इस विषय से पहले आपके समक्ष हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का एक वीडियो प्रस्तुत है, आप उसे देखिए। जीएसटी कभी सफल नहीं हो सकता। जीएसटी ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की एक मिसाल है। छोटे व्यापारी हैं, उनकी दुकानों को ताला लगाने का निर्णय किया है और विदेशियों को, एफडीआई को हिंदुस्तान में रिटेल के लिए परमिट देने का आज फैसला कर लिया। 125 करोड़ देशवासियों के लिए एफडीआई जिम्मेवारी है और व्यापार उद्योग का विस्तार करने वाले विश्व के लिए एफडीआई एक अपॉर्चुनिटी है। आपकी इस आधार कार्ड की योजना देश के लाखों 19 जून को राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होगा। राज्यसभा के चुनाव में कांग्रेस की स्थिति दिनों दिन खस्ता होती जा रही है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने दिग्विजय सिंह एवं फूल सिंह बरैया को उम्मीदवार बनाया है। प्रथम वरीयता दिग्विजय सिंह को दी है। सिंधिया ने कांग्रेस छोड़ी तो 22 विधायक कांग्रेस से कम हो गए। हालांकि सिंधिया के कांग्रेस छोड़ने से पूर्व कांग्रेस 3 सदस्य आराम से राज्यसभा में भेज सकती थी। वर्तमान में स्थिति यह बन गई है कि एक ही सदस्य का राज्यसभा में पहुंच पाएगा, एक ही सदस्य राज्यसभा में पहुंच सकेगा। अब दिग्विजय सिंह चुने जाते हैं या फूल सिंह बरैया, यह तो मतदान के बाद ही तय हो पाएगा। गुजरात में भी कांग्रेस के 8 विधायक इस्तीफा दे चुके हैं। एक सीट के लिए 35 वोट की आवश्यकता है। कांग्रेस के पास कुल 65 विधायक हैं, लिहाजा यहाँ भी कांग्रेस एक ही सदस्य राज्यसभा में भेज पाएगी। यदि कांग्रेस 5 सदस्य और अपने पक्ष में कर लेती है तो 2 सदस्य राज्यसभा में जा सकते हैं। यह दूर की कौड़ी है, इसकी संभावना बहुत ही कम है। गुजरात में 3 सदस्य भाजपा के राज्यसभा में जाएंगे, ऐसा तय ही है। अभी 19 जून में काफ़ी समय है, तो यह भी नहीं कहा जा सकता कि कितने और कांग्रेस के विधायक इस्तीफा दे सकते हैं। झारखंड में भी कांग्रेस की स्थिति अच्छी नहीं है। सोचने का बिंदु यह है कि जनमानस कांग्रेस को वोट देता है। जीतने के बाद कांग्रेस के विधायक या सांसद कांग्रेस को छोड़कर दूसरे दल में शामिल हो जाते हैं। क्या यह मतदाता का अपमान व अवहेलना नहीं है? कर्नाटक, मध्य प्रदेश, गोवा ऐसे कई प्रदेश हैं जब कांग्रेस के विधायकों ने पाला बदलकर दूसरे दल में चले गए। इससे प्रजातंत्र के मूल्यों का हनन तो होता ही है, साथ ही मतदाता की भी अवहेलना होती है। जनप्रतिनिधि यह क्यों नहीं सोचते कि मतदाता ने जब अपना मत दिया था तो उम्मीदवार के नाम को वोट नहीं दिया था, बल्कि एक राजनीतिक दल को अपना वोट दिया था। जीतने के बाद वह मतदाता को नकार देते हैं। गुजरात में जिन कांग्रेस के विधायकों ने त्यागपत्र दिया है, जाहिर है कि वह कांग्रेस को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं और भाजपा को लाभ। संख्या के मान से तो कांग्रेस की संख्या बल कम हो गया है। ऐसी स्थिति में भाजपा का संख्या बल स्वतः ही ऑटोमेटिक ही बढ़ जाता है। भाजपा पर संख्या बल तो पुराना ही है, किंतु कांग्रेस के 8 विधायकों के इस्तीफा देने के बाद एक मत का मूल्य अधिक हो जाता है। इस मान से भाजपा सदस्य अधिक भेज पाएगी। सामने तो यह भी आता है
कि आखिर कांग्रेस के निर्वाचित सदस्य क्यों कांग्रेस को छोड़ देते हैं। और भी राजनीतिक दल हैं जो संख्या में कम हैं, वह भी जिस चिन्ह पर चुनाव लड़ते हैं अंत तक उसी दल का साथ देते हैं। आपात स्वरूप एक आधा उदाहरण हो सकता है। विगत कई वर्षों से देखने में आ रहा है कि कांग्रेस के निर्वाचित सदस्य लगभग धन और सत्ता के मोह में ही बिकते हैं। कांग्रेस ऐसे व्यक्तियों को टिकट ही क्यों देती है जो उसे धोखा देते हैं। पिछली बार जब गुजरात में राज्यसभा के चुनाव हुए थे तो भी यही स्थिति निर्मित हुई थी। अहमद पटेल को लेकर कांग्रेस चुनाव आयोग तक गई थी। कांग्रेस से त्यागपत्र देने का सीधा लाभ भाजपा को मिलता है। भाजपा इन के इन प्रकार राज्यसभा में अपनी स्थिति मजबूत कर ही लेती है। आंध्र प्रदेश के 4 राज्यसभा सांसदों ने सीधे दल बदल कर भाजपा में शामिल हो गए थे। राजनीति के बारे में कुछ भी कहा जाए, पर यह तय है कि भाजपा प्रबंधन करने में उत्कृष्ट पार्टी है। चुनाव और चुनाव के बाद हर तरीके से सत्ता में रहने का प्रबंध भाजपा कर ही लेती है। साम दाम दंड भेद कोई भी तरीका अपनाने से भाजपा नहीं चूकती। भाजपा यह भी नहीं सोचती कि तरीका कैसा है। नीति विरुद्धी क्यों न हो, वह हर तरीके को अपनाती है। प्रबंधन के मामले में भाजपा का कोई मुकाबला नहीं है। यह कहा जा सकता है कि भाजपा प्रबंधन के मामले में बेहतरीन व्यवस्था कर लेती है। देश कोरोना से जूझ रहा है और भाजपा ने देश के दूसरे नंबर के नेता ने चुनाव की रैली कर ही। इसका आकलन कौन और क्यों करे कि कितना धन खर्च हुआ। जहां 72,000 LED का प्रयोग किया गया हो, पार्टी के पास धन है तो खर्च करेगी ही। धन भी तो सत्ता के रहते ही आया है, आगे भी सत्ता में रहेंगे तो और भी कई गुना ज़्यादा धन आएगा। इस मामले में भाजपा सबसे आगे है। निश्चित रूप से यह माना जाना चाहिए कि भारत की एकमात्र राजनीतिक पार्टी भाजपा है, जिसके मुकाबले प्रबंधन में अन्य कोई भी पार्टी नहीं टिकती। मित्रों, अब अंत में यह एक वीडियो और आप देखिए। नमस्कार साथियों, सही कहा मौजूदा केंद्र सरकार ने कि जो काम देश की पूर्ववर्ती सरकारें नहीं कर पाई वो हम करके दिखाएंगे। मौजूदा केंद्र सरकार ने देश को 45 साल की सबसे बुरी बेरोजगारी देकर दिखाई। मौजूदा केंद्र सरकार ने 22 साल में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी द्वारा भारत की सॉवरेन रेटिंग को कम करके दिखाया। हाल ही में मूडीज ने भारत की सॉवरेन रेटिंग को BAA2 से BAA3 पर लाके खड़ा कर दिया और इसके 3 कारण दिए उन्होंने, और ये कारणों को समझना जरूरी है। पहला कारण उन्होंने बताया कि भारत में रिफॉर्म्स का अभाव है, पर्याप्त रिफॉर्म्स नहीं है। नंबर 2 कारण उन्होंने माना कि पॉलिसी इफेक्टिवनेस की कमी है भारतीय सरकार में, और नंबर 3 उन्होंने माना कि मौजूदा सरकार ने फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर को स्ट्रेस में डाल दिया है। मतलब बैंक्स, NBFCs, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस तनाव में है, NPS का तनाव है उनके ऊपर, और ये रेटिंग को डाउनग्रेड करने से पहले मूडीज ने इंतजार किया। पहले उन्होंने 20 लाख करोड़ के जो पैकेज है उसका अध्ययन किया और उसको उन्होंने जुमला और नाकाफी माना भारतीय अर्थव्यवस्था को मंदी से निकालने के लिए। उसके बाद उन्होंने 2019-20 के भारत की GDP की घोषणा का इंतजार किया, जो कि 4 दिन पहले आई और उसमें 11 साल की लोवेस्ट GDP सरकार ने घोषित करी, उसका अध्ययन किया। और नंबर 3, उन्होंने सारे उन उपायों के लिए वेट किया जिससे उनको लगता हो कि जो कोरोना के आपदा के पहले जो मंदी थी उसको निपटाने के लिए सरकार ने क्या क्या कदम उठाए, और उन्होंने माना कि ये सारे कदम नाकाफी है। इसलिए उन्होंने भारत की सॉवरेन रेटिंग को कचरा रेटिंग के जस्ट 1 पदान ऊपर रखा है,
BAA2 से BAA3 पर लाके खड़ा कर दिया। इसी के साथ उन्होंने आउटलुक ऑफ द इकोनॉमी, मतलब वो इकोनॉमी को शॉर्ट टर्म में कैसा देखते हैं उसको भी नेगेटिव माना। अर्थात मूडीज ने ये माना है कि अर्थव्यवस्था को वो आने वाले समय में नकारात्मकता से देखते हैं और मंदी बनी। मित्रों, मैं आपसे बार बार अनुरोध करता हूं कि मेरी वीडियो देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो कमेंट्स भी करें, नहीं भी आती तो भी कमेंट्स करें, क्योंकि आपके कमेंट्स से मुझे मेरी गलतियां सुधारने का मौका मिलता है। इसलिए मैं आपसे बार बार अनुरोध करता हूं। हो सकता है मेरे में कुछ गलतियां हों, वह आपको ही मेरे समक्ष सामने लाना पड़ेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।